कहते हैं कभी कभी ज्यादा ज्ञान खतरनाक हो जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। सबसे ताजा उदाहरण कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा हैं। वैसे सैम पित्रोदा ज्ञानी तो हैं, लेकिन उनके ज्ञान के धार ने 2024 में कांग्रेस की रही सही जीत की उम्मीद को खटाई में डाल दिया है। वो ऐसे कि जैसे ही सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स वाला हथियार चलाया, हिंदुस्तान में कांग्रेस की बरसों से दबी सोच उजागर हो गई, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि सैम अंकल ने इस बार भारतीय पारिवारिक व्यवस्था और समाज की नींव पर हमला किया है। कैसे, इसकी डिटेल में जाएंगे। पहले सैम पित्रोदा का वो वाला बयान सुनिए जिस पर कोहराम मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it, which to me sounds fair. In India you don't have that. कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहबीद परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। अब सैम पित्रोदा के अंग्रेजी वाले बयान को पीएम मोदी ने हिंदी में समझा दिया है। सैम पित्रोदा की सोच क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो कहना यह चाह रहे हैं कि आपको जो पैतृक संपत्ति मिलती है, यानी आपके पिता की संपत्ति पर आपका जो हक होता है, उस पर टैक्स लगाया जाए। पैतृक संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार के पास चला जाए और पैतृक संपत्ति का 45% हिस्सा आपको मिले। यानी कि अगर आपके दादा ने मेहनत से 100 रुपए कमाए थे, तो उनमें से केवल 45 रुपए ही आपके पिताजी को मिलने चाहिए थे। और अगर आपके पिता 100 रुपए की कमाई से कुछ बचाते हैं, तो उसमें से केवल 45 रुपए ही आप तक ट्रांसफर होने चाहिए। वाह, कमाल का फॉर्मूला। वैसे तो सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है, फिर भी भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक रूपरेखा को पहचान नहीं पाए और इतने अनजान कैसे हो सकते हैं। और ये भूल गए कि 90% आपकी जिंदगी अमेरिका में ही कटी, इसलिए अमेरिकी समाज की सोच आपके दिमाग में घर कर गई है। खैर, कांग्रेस तो अपने मैनिफेस्टो में केवल वेल्थ सर्वे की बात कर रही थी। सैम पित्रोदा ने बातों ही बातों में पूरी प्लानिंग का ही पोस्टमार्टम कर डाला है। तभी तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस देश में लूट का वो रिकॉर्ड कायम करना चाहती है जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। साथियों, कांग्रेस को देश के संविधान से नफरत है, इनको भारत की पहचान से नफरत है। इसलिए ये हर उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे देश कमजोर हो। सैम पित्रोदा देश की आजादी से 7 साल पहले जन्मे थे, 82 साल के हो चुके हैं, इसलिए ऐसा लगता है याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। क्योंकि अमेरिका के जिस विरासत टैक्स की बात सैम पित्रोदा कह रहे हैं, वो विरासत टैक्स अमेरिका में क्या है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। यह टैक्स पूरे अमेरिका में लागू नहीं होता है, वहां की केंद्र सरकार उसे लागू नहीं करती है। 50 राज्यों में केवल 6 राज्यों में यह टैक्स लागू है। इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत टैक्स, जिसे विरासत कर भी कहा जाता है। और टैक्स का प्रावधान 1 से लेकर 16% तक का ही है, इससे ज्यादा नहीं है, जबकि यहां 55% तक की वकालत की जा रही है। और आयोवा स्टेट कानून को 2025 तक खत्म कर देगा, तो फिर सिर्फ 5 जगह पर बचेंगे। अब बताइए, सैम अंकल की सोच कितनी आउटडेटेड हो गई है, या फिर विकास की कोई नीति नहीं बची है, तो इस तरह की सोच सामने रखी जा रही है। आपने वो फिल्म देखी होगी लगान, जब अंग्रेज अपना शासन चलाने के लिए 3 गुना तक लगान वसूलते थे। यानी मेहनत करे कोई और, लगान किसी और के पास जाए, दिमाग खर्च करे कोई और, पैसा किसी और के पास जाए। और वैसे इंदिरा गांधी ने भी एक संविधान संशोधन करके रियासतों को खत्म किया था, जिसके बाद राजाओं और पेशवाओं की केवल उपाधियां ही नहीं बल्कि उनकी पेंशन भी खत्म कर दी गई थी। उनकी जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया था, जिसे प्रीवी पर्स कहा गया। तो क्या सैम अंकल उसी कानून पर यूनिक तौर पर उसे लाना चाहते हैं, जिसे सरकार अपनी कमाई को
एक बड़ा सोर्स के तौर पर तैयार कर सके और 55% टैक्स से देश का काम चलता रहे। अब इसे बैंक करप्सी नहीं, दिमागी बैंक करप्सी नहीं तो क्या कहेंगे। जाहिर है बीजेपी ने इस पर राजनीति शुरू की, बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और फौरन कांग्रेस पर हमला किया। आपको सुनवाते हैं। यानी आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों के लिए विरासत में क्या धन संपत्ति छोड़ेंगे, वो प्रेरित करती है। भारत का मूल मंत्र क्या रहता है? एक पीढ़ी मेहनत करके कमाती है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ सुख पाती है। और यह कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। किस प्रकार की चीजों के लिए, किस भावना से प्रेरित है? बहुत साफ हो गया, विदेशी मानसिकता से प्रेरित, जिसको भारत की विरासत से नफरत है, वो भारतीयों की विरासत पर गिद्ध दृष्टि डालकर बैठे। मगर अपनी पार्टी की विरासत परिवार के बाहर नहीं जानी चाहिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि वो सरकार में आए तो जातीय जनगणना के साथ साथ वेल्थ सर्वे भी कराएंगे, जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा कि वो इसके बाद एक्सरे कराना चाहते हैं, जिससे देश की वास्तविकता पूरी दुनिया के सामने आ सके। और इसी प्लानिंग से, कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की प्लानिंग से मोदी जी घबराए हुए हैं, हिले हुए हैं। अब मैंने यह भी नहीं कहा, आज तक मैंने यह भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ यह कहा है कि देखिए, यह पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। इसका तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूं, भैया शांत हो जाए जरा, और मैं आपसे कहूं कि देखिए इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। मगर आप देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब राहुल जी की बात पर एक बार की यकीन भी कर ले कि आप एक्सरे करेंगे तो आपके इस ज्ञान का एक्सरे भी होगा। अब आप जिस चोट की बात कर रहे हैं उसका एक्सरे होने के बाद डॉक्टर इलाज करता है, प्लास्टर चढ़ाता है, दवाइयां देता है। आप कह रहे हैं कि आप केवल मर्ज जानना चाहते हैं, किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं आप। तो मर्ज जानकर इलाज ना करना कितना बड़ा धोखा होगा। और अगर आप इलाज करते हैं तो फिर बराबरी का बंटवारा कैसे होगा, यह भी आपने नहीं बताया। अब बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। जहां देश का मध्यम वर्ग, देश का व्यापारी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, संपत्ति भी बनाते हैं। लेकिन कांग्रेस की लूट उनके जीते जी तो है, लेकिन कांग्रेस की वसूली जीते जी भी है, और वसूलने का काम आपकी मौत के बाद भी जारी रहेगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि आपकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस ने कहा है हम उनको दे देंगे जिसके लिए कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिसके लिए कांग्रेस खड़ी रहती है। अब बीजेपी के इस बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन है जो पीएम मोदी बयां कर रहे हैं, बीजेपी के बाकी नेता बयां कर रहे हैं। देखिए, चुनाव जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। जबकि अगर 10 सालों के लिए इन्होंने कुछ किया होता जनता के लिए, जनता के जीवन में तरक्की लाने के लिए, फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। अब सवाल एक और है, राजनीति को एक तरफ रख दीजिए, लेकिन क्या हमारे देश में इससे पहले कभी संपत्ति कर, या जिसे इनहेरिटेंस टैक्स या फिर जिसे विरासत कर कहा जा रहा है, वो नहीं लिया गया, या इससे पहले इसका प्रावधान था? चलिए ये भी जान लेते हैं। भारत में लगभग 40 साल पहले इनहेरिटेंस टैक्स, जिसे संपत्ति कर, जिसे संपत्ति शुल्क के रूप में जाना जाता था, इसे लगाया जाता था। इनहेरिटेंस टैक्स की दर आम आदमी
आमतौर पर उत्तराधिकारी को मिली संपत्ति के मूल्य और मृतक के साथ उसके संबंध यानी कि रिलेशन पर निर्भर करती थी। राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार में वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह ने इनहेरिटेंस टैक्स को समाप्त करने का फैसला किया था और 1985 में इसे खत्म कर दिया गया था। संपत्ति शुल्क अधिनियम 1953 देश में लागू था। मृतक की हस्तांतरित संपत्ति पर यह कर लगता था। 20 लाख से ऊपर की संपत्ति पर यह कर लगाया जाता था। संपत्ति कर की दर 85% तक थी। चल अचल दोनों ही संपत्तियों पर टैक्स लगाया जाता था। वीपी सिंह ने इस टैक्स को खत्म करते हुए कहा था कि सरकार इनहेरिटेंस टैक्स के चलते काफी सारे मुकदमों में फंस गई है और जिससे मकसद से इस टैक्स को लेकर आया गया था, सरकार वो मकसद पूरा नहीं कर पाई है, इसलिए इसे हटाया जा रहा है। वैसे मोदी सरकार के आने के बाद देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस टैक्स को दोबारा इंट्रोड्यूस करने की बात कही थी, लेकिन सरकार इस पर अपना मन नहीं बना सकी और ये टैक्स कभी फिर लागू नहीं हो पाया। लेकिन बात अगर सैम पित्रोदा की जाए तो सैम पित्रोदा एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन सैम पित्रोदा हमारी विरासत का अपमान कैसे कर सकते हैं? भारतीय समाज और अमेरिकी समाज में जमीन आसमान का अंतर होता है। अमेरिका में न्यूक्लियर फैमिली का चलन ज्यादा है। वहां बच्चे बहुत छोटे में ही अपने घरों को छोड़ देते हैं, एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं। भारत में आज भी बच्चों की परवरिश का काम माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के ऊपर होता है। कहीं दादा अपने पोते के लिए फीस भरता है तो कहीं किसान फसल बेचकर फीस चुकाता है और इसी के जरिए एक जॉइंट फैमिली का विश्वास मजबूत होता है हमारे देश में। चाहे वो अलग भी हो जाएं लेकिन फिर भी वो कनेक्शन में रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। भारत में अगर बाप बीमार हो जाए तो वो घर में ही रहता है, जबकि विदेश में अमेरिका में ओल्ड एज होम का चलन बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा। अब पारिवारिक संरचना के इसी ताने बाने को क्या तोड़ने की भी कोशिश की जा रही, यह सवाल भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन बात राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी का आज एक बयान फिर से चर्चा में आया। राहुल गांधी कांग्रेस के खेवन आ रहे, लेकिन चुनावी सीजन में राहुल गांधी ही कांग्रेस के एकमात्र उम्मीद भी हैं। आजकल सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि सामाजिक न्याय की बात करते करते वो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि संविधान को भी टक्कर देने लग जाते हैं। कैसे? पहले उनका यह बयान सुनवाते हैं आपको। मैंने कहा देखता हूं ये जो लोग कह रहे हैं नॉन सीरियस, इनकी कंपनीज में इनके स्टेक होल्डर्स कौन है? इनके जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, मैंने इनके नाम निकालने शुरू किए। 95% का इनमें एक है ही नहीं, एक ओबीसी नहीं है, एक ओबीसी एंकर नहीं है हिंदुस्तान में। एक ओबीसी एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है, एक आदिवासी एंकर नहीं है। सारी की सारी कंपनियों के लिस्ट में 90% से एक मालिक है ही नहीं। तो लाउडस्पीकर आपके हाथ में ही नहीं है। तो सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एंकर्स दलित होने चाहिए, एंकर्स ओबीसी होने चाहिए, एंकर्स एसटी एसटी होने चाहिए। मैं कहता हूं कि होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पत्रकारों का काम जाति में बंद कर काम करना नहीं होता है और ना ही एंकर इस भावना को अपने मन में, अपने दिल में रखता है। यह आपकी सियासी मजबूरी है, क्योंकि आपको पता है कि इन मुद्दों के बिना आपकी मोहब्बत की दुकान नहीं चल सकती है। आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक मैनेजर दलित होने चाहिए, ओबीसी होने चाहिए, आदिवासी होने चाहिए। मैं कहता हूं होने चाहिए, क्यों नहीं है? इसमें गलती किसकी है? मोदी सरकार की है या फिर उन मालिकों की है जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना अंपायर खड़ा किया, या फिर आपकी सरकार के 70 साल के शासन की गलती है जिसमें आपने दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का सिर्फ वोट लिया और उनके उत्थान के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए आपने पर्याप्त काम नहीं किया और इसलिए 7 दशक के बाद भी वो पूरी तरह से एम्पावर नहीं हो पाए। बताइए किसकी गलती? में डंके की चोट पर आपसे पूछता हूं। आप किसानों की कर्ज माफी की बात करते हैं, आपको याद दिलाते कि 2004 से 14 तक यूपीए सरकार ने 2.2 लाख करोड़ की किसानों की कर्ज माफी की, जबकि पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने 10 साल में 11 लाख करोड़ रुपए का किसान का कर्ज माफ कर चुकी है, जिसके बाद भी भारत 5वीं से तीसरी इकोनॉमी की ओर अग्रसर है। आपने कहा कि मोदी सरकार ने 22 कंपनियों को 16 लाख करोड़ बांट दिए और वही पैसा आप गरीबों को बांटेंगे, जिनकी तादाद आप 90% बताते हैं, कहते हैं 90% लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन ये पैसा आएगा कहां से और कैसे आएगा?
आप कह रहे हैं कि 650 हाईकोर्ट के जज में केवल 100 दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के हैं। राहुल गांधी जी, न्यायाधीशों को नियुक्त करने वाला कोलेजियम तो आपकी सरकार ने बनाया था, प्रक्रिया वही चल रही है और कोलेजियम आरक्षण को नहीं मानता। अब या तो आप ये कहना चाहते हैं या फिर आपकी सरकार कोलेजियम में भी आरक्षण लागू कर देगी। आपके हिसाब से एंकरिंग में भी आरक्षण हो ही जाना चाहिए। ऐसे में आप खेल में, फिल्मों में, साहित्य, कला के क्षेत्र में, निजी दुकानदारी में, व्यवसाय में, हर जगह पर 100% का आरक्षण लागू कर दीजिए, जिससे सारा मामला एक बार में ही खत्म हो जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यह मुमकिन है? संविधान के लिहाज से, अदालतों के लिहाज से, अदालत, हमारा क्या संविधान इस बात की इजाजत हमें देता है? या फिर वोट की बात है तो हर नेता अपने वोट बैंक के हिसाब से अपने लोगों को लुभाने के लिए मन भावन बातें कर रहा है। अब वोट आपका है तो फैसला मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं।